जय हिंद। चलिए सभी लोग ठीक हैं, अच्छे होंगे आप लोग। जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। जय हिंद है, जय हिंद। चलिए आप लोग का आज पहला क्लास साइंस का लेने जा रहा हूं। पहला क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा ये पहला क्लास। तो आप लोगों के लिए पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, कैसे आप लोग को रणनीति तैयार करना है, किस ढंग से आपको पढ़ाई करना है, किस तरह का सिलेबस है। सिलेबस से घबराइएगा मत, सिलेबस से नहीं घबराना है, सिर्फ हम लोगों को सफलता लेने से मतलब रखना है। आप सभी को सफलता लेनी है, इतना समझ लीजिए। और सफलता ही एकमात्र आपके लिए ऑप्शन बचा हुआ है। अगर सफल होइएगा तभी आपका कहीं पर पूछे, अन्यथा कहीं भी पूछताछ नहीं है आपकी। क्योंकि असफल व्यक्ति की घर के लोग भी उसको कहते हैं कि आतंकवादी जैसा नजर आता है। अगर आपके अंदर असफलता है तो घर का लोग भी आपसे कुछ दिनों तक एकदम दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए सफलता लेनी है। चलिए देखिए आप लोग पहले आप सबसे पहले आप लोग सिलेबस पर आ जाइएगा। सिलेबस बिहार पुलिस का सिलेबस, साइंस का सिलेबस। बिहार पुलिस सिलेबस। अब आप लोग आराम से ध्यान से देखिए। जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद करता हूं मैं सभी लोगों को। सर बोर्ड जूम कर दीजिएगा। बोर्ड आज जूम आप एकदम आराम से आज इजी वे में फ्रैंकली पढ़िए। आज आप लोग का इंट्रो क्लास रहेगा। आप लोग को सारा कुछ बताएंगे, कैसे पढ़ना है, किस ढंग से आप लोग पढ़ना पसंद करेंगे, किस तरह से आप लोग करेंगे कि कम समय में आपको सफलता ले लेना है, कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को डील कर लेना है। देखिए साइंस में आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट हो जाएगा। आपका हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फिजिक्स जिसको आप कहते हैं भौतिकी कहते हैं। आपका एक हो जाएगा केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा जिसको आप कहते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहें चाहे रसायन विज्ञान कहें। और एक हो गया आपका भाई बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, एक बायोलॉजी हो गया जिसको आप कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान हो गया। ये तीनों से मिलाकर आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन इन बिहार पुलिस वो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा आपका 25 से 30 रहेगा। 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आपके 100 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस का ही रहेगा। और साइंस का क्वेश्चन थोड़ा रहेगा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। आप सोचिएगा कि साइंस का क्वेश्चन में सिर्फ दे देगा कि बल का यूनिट क्या होता है, तब बल का यूनिट न्यूटन तो सब लोग जानता है, तो सब लोग बना देगा, तो सब लोगों का रिजल्ट होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कतई नहीं पूछेगा बिहार पुलिस। लेकिन पहले का लेवल और अभी के लेवल में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। एकदम आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी को फॉलो कर कर पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी को फॉलो कर कर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है। सर सेट हो जाएगा ना? सेट भी चलेगा। हम आपकी सारी बातों को बतलाऊंगा। अंत में सभी लोगों के कमेंट्स पर हम ध्यान देंगे। अभी आप लोग कमेंट्स पर, मैं आपकी कमेंट्स को ध्यान नहीं दूंगा, आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दूंगा। और हाँ, ये बात आप लोग समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से हमको जानते होंगे और जो नहीं जान रहे होंगे, जब पढ़ाएंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे तब उस समय आप हमको पहचान जाइएगा। क्योंकि एक टीचर की सबसे भारी चीज होती है पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने का लफ्ज, पढ़ाने का आपका किस तरह का मैटर दिया जाता है, उस पर निर्भर करता है। तब मैं बिहार पुलिस में वो सारे मैटर दूंगा जिसमें जो एग्जाम सेट जो क्वेश्चन तैयार करने वाला है वो मजबूर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन दें कि लड़कों से नहीं बने। और मैं उस तरह से बताऊंगा आपको, मैं उस तरह से आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को एकदम इजी वे में सोल्व करेंगे, इजी वे में उसको हैंडल करेंगे।
तो आप बताइएगा बिहार पुलिस में, और याद रखिएगा बिहार पुलिस और एसआई दारोगा दोनों का सिलेबस में थोड़ी समानताएं हैं, बहुत समानताएं हैं साइंस के सिलेबस में। बस थोड़ा सा दरोगा का में थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछता है, इसमें 1 2 4 5 गो न्यूमेरिकल इसमें डाल देता है। तो देखिए भौतिकी की बात करते हैं, तो भौतिकी से क्वेश्चन की संख्या जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कह देंगे, टोटल क्वेश्चन इसमें जो रहेगा, फिजिक्स में आपका रहेगा 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा, 8 से 9 क्वेश्चन यानी 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा आपका। आपके केमिस्ट्री में भी रहेगा 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी रहेगा। मतलब कि आप इसको 7 से 8 मान सकते हैं, यानी 8 से 7 से 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी रहेगा आपका। केमिस्ट्री से भी 7 से 8 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में भी रहेगा आपका 8 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी रहेगा। ये आगे पीछे हो सकता है, तो आपका कुल मिलाकर ये आपका ये 10 तक भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, और ये याद रखिएगा ये माइनस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। प्लस माइनस का खेल आपके केमिस्ट्री में ही चलेगा। पहले सारी बात आप पहले समझ लीजिए। तो ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, फुल्ली आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बेस्ट क्वेश्चन रहेगी ये, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगी। और याद रखिएगा लेवल जो रहेगा, याद रखिएगा आप लोग इसके लिए 9th का पढ़िएगा, 10th का पढ़िएगा, 11th का पढ़िएगा, एंड थोड़ा थोड़ा 12 का भी रहेगा। ये याद रखिएगा थोड़ा 12 का रहेगा, लेकिन 9th और 10th का बहुत इंपॉर्टेंट VVI रहेगा। 9th और 10th पर फुल्ली कमांड कर लीजिएगा आप, 9th और 10th वाले साइंस के क्वेश्चन पर फुल्ली कमांड कर लीजिएगा, तो एकदम सफलता साइंस का क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दीजिएगा। आपके बॉडी पर बिहार पुलिस का एक लेबल आ जाएगा, बिहार पुलिस की एक वर्दी चढ़ जाएगी आपके ऊपर। तो इसलिए याद रखिए आपको। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी पढ़ता कौन बच्चा है? कोई बच्चा एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका इतनी बातों को इतने चीजों में सिमटा दिया गया है, इतनी चीजों में कर दिया गया है, सिर्फ मेन पॉइंट लिखा गया है, तो वो पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को मार्गदर्शक चाहिए, और हम लोग उसका आप लोगों का मार्गदर्शक हैं। हम लोग जैसे बता रहे हैं उस तरह से आप पढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। याद रखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैं ये दोनों सब्जेक्ट डील करूंगा, इधर का दोनों सब्जेक्ट मैं डील करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायोलॉजी के लिए अलग टीचर हैं, बायोलॉजी अलग टीचर पढ़ाएंगे। तब बताइएगा हम लोगों का 10 क्वेश्चन और इधर 8 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, लगभग हम लोगों का 20 क्वेश्चन है। लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। और आप लोग पीछे वाला क्वेश्चन देखे होंगे। देखिए हम आपको बस एक ही बात कहे हैं, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सर आप जाइए, हाँ अब इस क्वेश्चन से दरोगा का भी आपका सेट निकल जाएगा। इससे आप दरोगा का भी बना सकते हैं। दरोगा देखिए, साइंस के क्वेश्चन का कोई आपका जनरल कंपटीशन का कोई लेवल नहीं होती है। जनरल कंपटीशन में जहां से मन करता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करना है, उसी ढंग से आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, ताकि आपके अंदर किस तरह का हेजिटेशन है, कौन हेजिटेशन है, किस तरह से है। क्योंकि आप सब लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, तो हमें पता है कि बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और दौड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
क्योंकि आप सब लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं और गांव में हर एक काम करना पड़ता है। कभी आप मवेशी को कुटी दे दिए, कभी इधर चले गए, कभी खेत में चले गए, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको काम भी करना है और काम करते हुए पढ़ाई भी करना है। और जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत सोने पे सुहागे है ये, क्योंकि उनके लिए आरक्षण है और वो लोग आरक्षण का फायदा उठाकर एक वर्दी अपने बॉडी पर ला सकती हैं। इसलिए एक लड़का भी कम नहीं है, लड़कों भी अगर मेहनत करेगा, अगर दृढ़ संकल्पित है, अगर उसके अंदर में एक वर्दी की जुनून है, तो आप जरूर उस जुनून को पूरा कर सकते हैं। आप अपने घर में एक चिराग जरूर जला सकते हैं, नौकरी का चिराग। इसलिए अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं आपके लिए। और बताइए, सिलेबस में आप लोगों का कुछ भी नहीं, सिलेबस में फुल्ली हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे और आप लोगों का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपका नहीं छूटनी चाहिए। हम एकदम संकल्पित होकर आए हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। और सही बात है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगी, ये इतना समझ लीजिए आप। चलिए हम लोग आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग जरा देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे, आपको ये नहीं समझना है, आपको ये नहीं समझना है कि अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं। और जब सीखेंगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां तक क्वेश्चन हो वहां तक हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे अपने सिलेबस की ओर आ जाएंगे। आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, एक जस्ट लाइक आपका एक मोरल टेस्ट लूंगा, मैं आपका एक टेस्ट लूंगा कि आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वही ठीक है, अगर आप जानते हैं, अगर थोड़ा सा जानते हैं तो खैर उतना ही रहने दीजिएगा, उतना ही जानिएगा। बाकी अब हमारा काम है आपको कैसे जानना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। बफरिंग हो रही है, बहुत सारे का कमेंट्स आ रही है, बफरिंग हो रही है, ठीक है, उसका भी सलूशन किया जाएगा। हमारे टेक्निकल टीम यहां लगे हुए हैं, बफरिंग क्यों हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन पर डील कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच आपका निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, सबसे अधिक न्यूट्रॉन किसमें होते हैं। तो सुनिए मेरी बात, परमाणु की बात करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे कह दिया जाएगा कि एक्स हमारा तत्व है, यहाँ जेड हो गया और यहाँ ए हो गया, तो ए बराबर हो गया, अगर कह दिया जाए में ए बराबर जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर होता है, जिसको कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमाणु संख्या। और ए बराबर कहिएगा द्रव्यमान संख्या, इसको कहिएगा द्रव्यमान संख्या कह दीजिएगा, और इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना होता है तो n बराबर कहते हैं a माइनस जेड, a माइनस जेड कह दीजिए, और चाहे a माइनस p कह दीजिए, p का मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो आप सब लोग देखिए, ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर वाला होता है मास को बतलाता है, चाहे ऊपर में लेफ्ट लिखिए चाहे राइट लिखिए, कोई मतलब नहीं है इससे। तो अब बताइएगा, ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रखता है न्यूट्रॉन, प्लस और माइनस से न्यूट्रॉन को कोई लेना देना नहीं है। प्लस और माइनस से इलेक्ट्रॉन को मतलब होती है, इलेक्ट्रॉन को मतलब है। आप बताइएगा, इसमें अगर कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इसमें कह दिया जाए कि इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो न्यूट्रॉन बराबर ए में से 24 में से 12 जाएगा, तो कहिएगा इसमें 12 हो गया। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें P बराबर Z बराबर कितना, 12 गो हो गया, इसमें P नीचे वाला हो गया, P माने प्रोटॉन की संख्या वही Z होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहिएगा 12 माइनस 2 बराबर 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें 10 गो। मैं आपको पहले भी बताया हूं, मैं आपको पहले भी कल मैं बताया हूं कि एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बनता है, सभी क्वेश्चनों को हम लोग डील करेंगे।
करेंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन हो गया 12 गो, याद रखिएगा। इसमें न्यूट्रॉन को गो हो गया, तो इसमें न्यूट्रॉन हो गया 0 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, इसमें बताइएगा कितना न्यूट्रॉन हो गया? तो इसमें न्यूट्रॉन बराबर हो गया 12 गो हो गया। और इसमें न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया? न्यूट्रॉन इसमें 56 माइनस 26 हो गया, और 56 में से 26 जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 56 में से 26 जाएगा तो कहिएगा 30 हो गया, 30 हो गया। पूछ रहा है कि अधिक न्यूट्रॉन किस में होता है? तो डी में होता है, अधिक न्यूट्रॉन डी में। सही बात है, सब लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है। तो यहां से हाल फिलहाल में एक मध्य विभाग का एग्जाम हुआ था, मध्य निषेध वाला एग्जाम हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। चलिए हो गया ये, इसी में किसी को डाउट नहीं ना है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? यस नो में जवाब दीजिए बहादुर, यस नो में जवाब दीजिए। वर्दी पहनना है आपको, इतना समझ लीजिए आप। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, सब लोग बताएंगे। जितने भी हमारे बिहार पुलिस को वर्दी पहनने के लिए ठाने हैं, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए फटाफट। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? साउंड वेव, साउंड वेव जो होता है ना, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे, ध्वनि की चाल आप लोग को पता होना चाहिए। ध्वनि की चाल पूछ दिया जाए तो कहिएगा सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम जो होता है गैस में होती है। और निर्वात में कहिएगा निर्वात, निर्वात कहिए, और चाहे इसी को कह दीजिएगा वैक्यूम कह दीजिए या शून्य कह दीजिए। शून्य, शून्य का मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि की चाल, ध्वनि की अगर चाल पूछ दिया जाए तो ये कहिएगा 0 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में। वैक्यूम में ध्वनि की चाल जो होता है ये कहिएगा ध्वनि की चाल इसमें 0 होती है। वैक्यूम में ध्वनि की चाल 0 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों का सिर्फ टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं कितना, कौन स्टूडेंट कितने पढ़ा है, किस तरह से पढ़ना है आपको। अगला सवाल है, अगला सवाल 3 नंबर सवाल। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, देखिए न्यूमेरिकल आ गया ना क्वेश्चन, ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सुनिए, कुछ नहीं करना है। 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 रेसिस्टेंसों की एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया, किन्हीं 2 कोनों के मध्य रेसिस्टेंस होगा। समबाहु त्रिभुज, मेरी बात समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर होता है। 3 गो तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया। सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बना दिए समबाहु त्रिभुज भाई, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। और अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस हो गया, और सब का वैल्यू है 4 ओम, ये भी है 4 ओम, ये भी है 4 ओम। आप इसको कर दीजिए, यहां से A कर दीजिए, यहां पर B कर दीजिए, और यहां पर कर दीजिए C कर दीजिए। तो किसी भी 2 गो के बीच, किसी भी 2 के बीच निकालिएगा तो हम A और C के बीच ही निकाल देते हैं। तो क्या कीजिए आप, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा आप लोगों को थ्योरी पढ़िएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से करंट को भेजिएगा, यहाँ से करंट को भेजिएगा तो ये 2 भागों में बंट गया। ये करंट बताइएगा यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इधर आया, तो ये दोनों का दोनों वायर सीरीज में हो गया, ये दोनों का दोनों हो गया सीरीज में हो गया।
ये दोनों का दोनों हो गया सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, तो इसको कह दीजिएगा ये सीरीज में हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 8 ओम हो गया, ये हो गया 8 ओम, और ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इस तरह का हो गया, अब ये हो गया 8 ओम हो गया, और यहां पर हो गया आपका ये बताइएगा, यहां पर हो गया हमारा ए हो गया, और यहां पर हमारा सी हो गया, ये हो गया 8 ओम और ये हो गया 4 ओम, और अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, अब ध्यान दीजिएगा पैरेलल हो गया, तो दो गो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होता है, जब दोनों पैरेलल में होगा तो ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिएगा। समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर 2 गो रहता है तो दोनों को गुना कर 8 गुने 4/12 कर दीजिएगा, और 4 × 12 बराबर 8/3 ओम आंसर हो गया आपके प्रश्न का। 8/3 ओम आएगा, 8/3 ओम आएगा भाई, 8/3 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। सुनिए, अगर इस तरह का सवाल रहेगा, किसी दो कोना के बीच, किन्हीं दो कोनों के बीच, 2 गो कॉर्नर्स के बीच निकालने के लिए कह दिया जाए, तो 2 गो सीरीज में होता है और तीसरा जो होता है उसके साथ पैरेलल में होता है, तीसरा उसके साथ पैरेलल में होता है। ऐसे आप सोचिएगा 3/8 भी है और 8/3 भी है, तो 8/3 आया हमारा, 8/3 ओम आंसर हो जाएगा। घबराइएगा मत, जिनसे नहीं बनेगा कुछ भी नहीं, बस आपको मैं बतला रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सोचना है आपको। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया हूं, नहीं समझिए। जिनको नहीं समझ में आया अभी कोई ये थी नहीं, कोई कमेंट्स नहीं कीजिए अभी। अब मैं अभी आपको सिर्फ बतला रहा हूं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो हाल फिलहाल का एग्जाम में पूछा था, मध्य निषेध वाला में कुछ क्वेश्चन पूछा था। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो सुनिए, यहां से हम लोग किसी वस्तु को गिराएंगे, यहां से गिराएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक गिराइएगा तो यह भी एक समान त्वरण को बतलाएगा। अगर कोई वस्तु कहीं से लुढ़क रहा है, अगर वस्तु कहीं से लुढ़क रहा है, वो भी एक समान त्वरण को बतलाएगा। तो एक मुक्त गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण के है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ए स्लोप, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये दोनों का दोनों एक समान त्वरण को बतलाएगा। इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब, इसलिए हमारे प्रश्न का एकदम एक्यूरेट जवाब ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी, अरे सी नंबर वाला होगा, सी नंबर। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां से वस्तु को गिरा दीजिएगा, फ्री फॉलिंग, तो कहिएगा एक समान त्वरण। कहीं से लुढ़क भी रहा है तो एक समान त्वरण। एक बात बताइए, कहीं से वस्तु लुढ़केगा तो उसका वेग लगातार वृद्धि होगा ना, वेग लगातार बढ़ेगा समय के साथ, तो एक समान त्वरण के अंतर्गत आएगा वो। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल पर आ जाइएगा। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? एक बात बताइए आप लोग, एगो लोहा का आप लोग गेंद ले लीजिए, इस पर आ जाइए, इस सवाल को आप लोग जरा कीजिए। मैं एक दो सेकंड के लिए साइड हो जा रहा हूं, इस सवाल को आप लोग कीजिए पहले, फटाफट इस सवाल को कीजिए आप, फटाफट इस सवाल को कीजिए। बिहार के कोने कोने से जुड़े हुए स्टूडेंट, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ स्टूडेंट इस सवाल को कीजिए, क्योंकि आपको बिहार पुलिस बनना है, बनना है तो बनना है, इतना समझ लीजिए आप। एक वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर हम लोग, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर इसमें लिक्विड, यहां पर एक वस्तु हो गया, ये बताइएगा ये पानी हो गया, यहां पर m द्रव्यमान की वस्तु है, तो अभी ये वस्तु इसमें तैर रही है। सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिएगा,
इस पर नीचे से एक बल ऊपर की ओर काम करता है W1 और एगो नीचे से ऊपर की ओर काम करता है W2। याद रखिएगा W1 बराबर हो गया, यहां पर W1 बराबर हो गया, W1 बराबर हो गया वस्तु का भार, वस्तु का भार हो गया, और यहां W2 जो हो गया उत्प्लवन बल हो गया, यहां पर ये उत्प्लवन बल हो गया, बायोंट फोर्स हो गया। तो ये वस्तु देखिए, अगर W1 ज्यादा होगा, वस्तु का भार ज्यादा होगा धक्का देने वाला से, तो डूब जाएगा। अगर कम होगा, अगर ये वाला कम होगा धक्का देने वाला से, तो तैरेगा। अगर दोनों बराबर होगा तो डूब कर तैरेगा। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु पानी में डूब जा रहा है तो समझना है कि इसका घनत्व डेंसिटी पानी के घनत्व से क्या है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से डेंसिटी से ज्यादा है तो डूब गया। अगर कम है तो तैरेगा, अगर बराबर है तो डूब कर तैरेगा, जहां पर गाड़ दीजिएगा वहीं पर रहेगा। तो यही तो कह रहा है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, कहिएगा वे तैरेगी कि डूबेगी उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगर उस पदार्थ का घनत्व अगर उस द्रव का घनत्व ज्यादा होगा लिक्विड के घनत्व से तो डूब जाएगा, अगर कम होगा तो तैरेगा, बराबर होगा तो डूब कर तैरेगा। वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर, यह सही बात है। सी नंबर वाले लोग सही हैं, कोई बात नहीं। बी वाले जो कर दिए हैं, बी गलती से कर दिए हैं, लेकिन सी वाले ऑप्शन सही हैं। हाँ, दो गो फोर्स लगता है। कहा जाएगा कि जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उस पर कौ बल काम करता है, दो गो बल काम करता है। सर ऐसा पढ़ाइएगा, क्या कमेंट्स कर रहे हैं? अरे पढ़ा नहीं रहे हैं यार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीखिए। डायरेक्ट आप सोचिएगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन हो बहु आएगा, लेकिन थोड़ा चेंजिंग रहेगा। थोड़ा माइंड को चेंज कीजिए आप अपने, तभी होगा। मेरा पहला क्लास है और साइंस थोड़ा टफ पड़ता है। मैं साइंस टफ को मैं आसान करना चाहता हूं, मैं उसको चाहता हूं कि स्मूथ बनाकर पढ़ाऊं आपको। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। आप हमसे बार बार पूछिएगा कि सर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो मैं बार बार आपको याद दिलवाऊंगा कि पहला दिन जब मैंने डिस्कशन लिया था उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और सही बात है, फास्ट पर नहीं जाइए, आज जितना होगा उतना ही करवाएंगे, बाकी कल कराएंगे। और कल हम आप लोगों को सिलेबस पूरा शुरू कर देंगे जीरो लेवल से। थोड़ा पानी रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी बतलाइए आप लोग, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। देखिए कुछ नहीं करना है, लाफिंग गैस पूछ रहा है, ये कह रहा है लाफिंग गैस कह रहा है। तो लाफिंग गैस कहते हैं N2O को कहते हैं, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, लाफिंग गैस कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारा लाफिंग गैस है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है Na होता है बिजली के चमकने से। कहिएगा बिजली के बिजली के चमकने से ये गैस उत्सर्जित होता है, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपके प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर पूछेगा कि बिजली के चमकने से कौन गैस निकलता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कह दीजिएगा। अगला सवाल का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। अगला सवाल का आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? आप बताइएगा। कैल्शियम CaSO4 इंटू हाफ H2O को कहते हैं, इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में POP कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, और जब जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल बच जाता है, इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कहिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कहिएगा हेमीहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है इसको, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, सुनिए, हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो बैंडेज पट्टी कर देता है, तो वो क्या चीज से करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा पानी डालता है, पानी डालकर थोड़ा नमक भी डाल देता है ताकि तुरंते वो कड़ा हो जाए, तुरंते वो जम जाए, तुरंते वो जकड़ जाए। अच्छा है, आप लोग देखिएगा आजकल लोग घर के आपका पंखा के पास में जो गोल गोल आकार का चक्का बनाता है या घर के चारों तरफ कॉर्नर पर जो लगाता है लोग, वही ना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब बताइएगा वो जो आपका आटा जैसा होता है, जो आटा जैसा होता है, सफेद सफेद टाइप का होता है, तो क्या उसको ऐसे लगा देने से हो जाता है? नहीं, उसको पहले पानी डालकर और उसको साना जाता है और तब उसको फर्मा में सेट कर तब वहां लगाया जाता है। तो बताइए, हाँ, मूर्ति बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो कहिएगा सेट होने की प्रक्रिया में अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन क्रिया होती है, अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन नहीं। क्या उसमें से पानी निकल जाता है? नहीं नहीं नहीं, पानी देना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है। ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कर लेता है? नहीं होती है। एक नंबर ऑप्शन आपका सही है, एक नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए, आप लोग के अंदर का जोश खत्म नहीं होनी चाहिए, इतना समझ लीजिए। आप लोग अगर वर्दी लेनी है तो हमेशा 5 महीने 4 महीने तक आपको जोशीले अंदाज में रहना पड़ेगा, तब आपके बदन पर ये वर्दी चढ़ेगी, समझ लीजिएगा, और माथे पर वो आपका एक टोपी चढ़ेगी। इतना समझ लीजिए आप। अगर आप इस तरह का कीजिएगा तब आपके लिए बढ़िया है भाई, और नहीं तो आप समझ लीजिए दिक्कत है आपके लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, NaOH, सुनिए, जिसके साथ में OH लगा रहता है उसका हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जिसके साथ में OH लगा रहता है उसका हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो NaOH को कहते हैं हम लोग, NaOH को कहते हैं कॉस्टिक सोडा, NaOH को कॉस्टिक सोडा, इसी को कह दीजिएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दाहक भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो गया? तो कहिएगा NaHCO3 होता है, इसी को कह दीजिएगा खाने वाला सोडा। ये हमारा हो गया खाने वाला सोडा हो गया, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या इसी को हम लोग कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये बार बार पूछता है ये सब सवाल। और ये सोडा एस कहा जाता है, कहिएगा Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा एस कहा जाता है। लेकिन अगर इसी में 10 गो वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिएगा, इसी में 10 गो वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिएगा तो ये बन जाता है वाशिंग सोडा होता है। तो वाशिंग सोडा में 10 गो वाटर मॉलिक्यूल रहता है, लेकिन सोडा ऐस में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, सोडा ऐस में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इसको कहिएगा अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, अनाद्र कहिएगा, इसमें वाटर नहीं है इसमें। तो बताइएगा NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कहिएगा कॉस्टिक सोडा। एक होता है कॉस्टिक पोटास भी होता है, KOH को कहते हैं कॉस्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है, इसको कॉस्टिक पोटास भी कहा जाता है, कॉस्टिक पोटास। इसको कॉस्टिक बढ़िया से लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो आप लोगों का कोई ठीक है, आप लोग कुछ से कुछ लिख देते हैं। ये चारों ऑप्शन क्लियर है। और पोटास तो हमारा अलग हो गया, पोटास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो बताइएगा, इमेज बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, तो इमेज बड़ा दिखाई देता है हमारा। दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण, दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण रहेगा, इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव मिरर कहेंगे। और अगर लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस कहिएगा, लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस कहिएगा, जिसको कहिएगा कॉन्वेक्स लेंस कहिएगा। तो अगर दर्पण रहेगा तो ये आपका अवतल और लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस होगा। बताइए प्रश्न का सही जवाब कौन होगा? प्रश्न का सही जवाब बताइए आप लोग कौन होगा? फटाफट बतलाइए, जल्दी जल्दी बतलाइए। और आप लोग सही बतला रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और मेरा ये लक्ष्य है कि सबके बदन पर वो वर्दी होनी चाहिए, सबके बदन पर वो वर्दी जरूर होगी। तो बताइएगा, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। सब दर्पण है, दर्पण में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण में छोटा होता है, समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन कोई स्टूडेंट बनाया जाए, जल्दी जल्दी। फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक, सुनिए मेरी बात। पहले तो आप लोग डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो फारेनहाइट में कैसे बदलिएगा, अगर फारेनहाइट में दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलिएगा। तो ये होता है सूत्र एगो, C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। ये सूत्र होता है। अगर सेल्सियस में दिया रहेगा वैल्यू तो यहाँ मान भर दीजिएगा, फारेनहाइट में निकल जाएगा। अगर फारेनहाइट में दिया रहेगा तो सेल्सियस में निकल जाएगा। अब आप लोग आ जाइए, पुलिस महाशय लोग, अब आप लोग आ जाइए सवाल पर अपने। फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के, तब मान लीजिएगा कि माना कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पर मान बराबर एक्स मान लीजिए, माना कि डिग्री सेल्सियस पर मान बराबर एक्स, इसलिए बताइएगा डिग्री फारेनहाइट पर मान बराबर कह रहा है कि 5x कर दीजिएगा। 5 गुना का मतलब कि वो उसके 5 गुना का मतलब कि फारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक सेल्सियस के किस मान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो फारेनहाइट का 5x हो गया, और ये मान वहां भर दीजिए, आप लोग वहां पर मान भर दीजिएगा। बहुत लोगों का ऑप्शन आने लगा है, तो मान भर दीजिएगा। तो C/5 बराबर F माइनस 32/9, तो यहाँ पर कर दीजिए C के जगह पर x/5 बराबर, यहाँ पर कह दीजिएगा 5x माइनस 32/9, यहाँ पर कर दीजिएगा 25x माइनस 160 बराबर 9x, और यहाँ पर ही निकाल दीजिएगा, वो उधर जाएगा तो कहिएगा 16x बराबर 160, इसलिए x बराबर कहिएगा 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और डिग्री फारेनहाइट पर बताइएगा तो कहिएगा 5 गुने 10 बराबर कितना? 50 डिग्री फारेनहाइट। तो आपके प्रश्न का ऑप्शन हो गया। अरे -40 कहां से आएगा भाई? -40 पर कहां है? कहिएगा -40 के लिए दोनों का मान बराबर होता है। कहेगा कि किस वैल्यू के लिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट का मान बराबर होता है, तो -40 के लिए। तो चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया 1 नंबर। ऐसा रहेगा तो ये वाला मेथड अप्लाई कर दीजिएगा, एकदम इजी वे में बन जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल आ जाइएगा। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त काल जो होता है 2π√L/g, जो आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे, ये मैट्रिक में आप लोग पढ़े हैं। और ये बात सही है, टी और लंबाई में इस तरह का संबंध हो गया, निकाल दिए। और अब कह रहा है कि लंबाई दुगना कर दिया जाए, तो यहीं पर मान भर दीजिए ना, टी बराबर 2 भर दीजिएगा तो 2 गुनी हो जाएगी, √2 गुनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। अगर 4 गुना रहता तो यहाँ 4 भरते तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता। तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया
यह √2 गुना हो जाएगा। सही बात है, √2 गुना। लंबाई से खाली मतलब रखना है, तो लंबाई के साथ में टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का माने कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L हो गया। तो यहाँ L के जगह पर हम लोग का लंबाई दुगना कह रहा है तो 2 भर दिया गया, तो √2 गुना, और नहीं तो √2 का मान 1.41 गुना हो जाएगा। हो गया आंसर ये आपका। ऐसे सोचिए, स्मूथली सोचिए, आप स्मूथली सोचिएगा तब बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए अगला है, आ गया आपका सवाल। ये अगला सवाल आ गया आपका, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है। अरे भट्ठी पूछते हैं आप लोग, भट्ठी का मतलब हो गया कि जहां आग जल रहा है, जहां आग जल रहा है वो भट्ठी हो गया। भट्ठी के सामने खड़े रहते हैं, तो बताइएगा वहां से उष्मा आता है ना आप तक, तो उष्मा वहां से यहां आया, मतलब कि गर्म वस्तु जिस विधि द्वारा उष्मा त्याग करती है उसका नाम है विकिरण, उसका नाम है विकिरण, नाम है उसका नाम है विकिरण। संवहन को कहते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कहा जाता है। कहिएगा कि इसमें द्रव और गैस भाग लेता है, द्रव और गैस गर्म होता है। चालक में चालक नहीं होता है, चालन होता है भाई, ये थोड़ा मिस्टेक है, चालन होता है, चालक मत बोलिएगा भाई, यहां पर चालन होता है, 9 कर दीजिए यहां पर, ये चालन होती है, मिस्टेक है यहां पर। चालन माने कंडक्शन होता है, कंडक्शन होती है, कंडक्शन होती है जो आपका ठोस में होती है, लेकिन अपवाद में हमारा पारा होता है, अपवाद में पारा होता है। और याद रखिएगा रेडिएशन होता है, रेडिएशन होता है। और दुनिया की कोई भी गर्म वस्तु बताइए इसी विधि द्वारा उष्मा त्याग करती है, और सही में आंसर होगा विकिरण। सही में आंसर विकिरण, सही बात है, सबका ऑप्शन सी आ रहा है। उधर कमेंट सेक्शन है, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपका कमेंट्स देख रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी। आप बताइएगा, कह दिया जाएगा कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करते हैं तो गर्मी प्राप्त करते हैं ना, तो वो भी हमारा विकिरण ही हो गया। अगला सवाल है कुकिंग गैस में। अरे भैया कुकिंग गैस, कुकिंग गैस का मतलब एलपीजी हो गया, एलपीजी, एलपीजी हो गया, मतलब कि लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस हो गया, एलपीजी हो गया। तो याद रखिएगा ये पेट्रोलियम गैस जो होता है इथेन का, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन का एंड ब्यूटेन का मिश्रण होता है, एंड ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन में होता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन होता है, और आइसो ब्यूटेन होता है, नॉर्मल और आइसो ब्यूटेन होता है ये। और इसका मेन कंपोनेंट होता है ये 90% प्लस, यही होता है 90% प्लस, 90% से अधिक होती है ये, इसकी मात्रा 90% से ज़्यादा होती है। तो कुकिंग गैस माने एलपीजी, एलपीजी में 90% से अधिक कौन होता है? हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ब्यूटेन। तो कहिएगा राइट ऑप्शन इज ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन होता है। जिसमें बताइएगा पेट्रोलियम गैस जो होता है, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया जाता है, इसमें गंध के लिए तो मार्केप्टन इसमें मिलाया जाता है, इथाइल मार्केप्टन का प्रयोग करते हैं हम लोग, इथाइल मार्केप्टन का यूज करेंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, जल्दी जल्दी सवाल को जवाब दीजिए। ये इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए, फटाफट दीजिए आप लोग। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? अरे भैया दूध खट्टा हो जाना माने फट जाना, दूध खट्टा हो जाने का मतलब कि फट जाना। तो कहिएगा टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ये बताइएगा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है मक्खन में पाया जाता है, और ये एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है, विनेगर में, विनेगर में पाया जाता है। आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी टू आपके इस जवाब से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ऐसा ही रिदम बने रहना चाहिए, ऐसा ही रिदम आपका बने रहना चाहिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? आप एक बात बताइएगा, आजकल शादी ब्याह का बहुत दिन चल रहा है,
शादी ब्याह ब्याह का दिन चल रहा है, लोग सोना चांदी का यूज कर रहे हैं दुल्हन को देने के लिए, गहना बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। तो आप सुनार के दुकान पर जाइएगा तो वो कहेगा कि 18 कैरेट वाला दे कि 22 कैरेट वाला दे, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है। कहिएगा शुद्ध सोना बराबर होता है 24 कैरेट, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का होता है। और बताइएगा यहां पर 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का, तब बताइएगा 24 कैरेट बराबर, कैरेट का मतलब होता है 100% होता है, और 1 कैरेट बराबर 100/24 कर दीजिएगा, 100/24 कर दीजिए इसको, और यहां से 18 कैरेट निकालिएगा तो 100/24 गुने 18 कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, कहिएगा यहां पर 3 बार में, यहां 4 बार में, और यहां पर 25, तो कहिएगा 75% सोना हो गया और अन्य तत्व की मात्रा 25% होती है। तो ऐसे निकालिएगा 75% सोना हो गया, इसमें 75% सोना। अरे भाई 2 नंबर कहां से? अरे 75% ना आएगा, मैं तो यहां निकाल दिया आपके लिए मैंने तो निकाल दिया ना 75%। लेकिन वही रहेगा 22 कैरेट वाला रहेगा ना, तो 22 कैरेट वाला रहेगा तो यहां पर 100/24 गुने 22 कीजिएगा तो 91 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन 22 कैरेट वाला जब आभूषण बनाइएगा तो मुलायम होता है, वो मुलायम होगा, जल्दी जल्दी वो टूटने लगेगा, जल्दी जल्दी आपका जो सोना का जो बना हुआ है गहना वो आपका छूटने लगेगा, लड़ी हटने लगेगा वो, इसलिए वो मुलायम होता है। लेकिन 18 कैरेट वाला मुलायम नहीं होता है, इसमें अन्य तत्व की मात्रा होती है 25%, अन्य तत्व की मात्रा 25% होती है। तो आपके प्रश्न का जवाब 75% आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? कौन सा गैस मुक्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? तो ऑक्सीजन गैस ना मुक्त करते हैं, जो हम लोगों का लाइफ है, हम लोगों का जीवन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे नहीं। ये कौन देता है? पेड़ पौधा देता है। और ये किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस, यहां पर जल, और यहां पर सनलाइट होती है, यहां पर सनलाइट, और यहां क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल, और ये आपका C6H12O6 C6H12O6 प्लस H2O और प्लस हमें देता है ऑक्सीजन, और ये होता है बाई प्रोडक्ट होता है। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देता है हमें, बाई प्रोडक्ट के रूप में। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, यही ना फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो गया, इसी को कहिएगा फोटोसिंथेसिस की क्रिया। यहां पर कर दीजिएगा 6 कर दीजिए, यहां 6 कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा, यहां 12 कर दीजिएगा, यहां 6 कर दीजिएगा, हो गया बैलेंस आपका। कभी कभी बैलेंस भी आपसे पूछ देता है, तब बैलेंसिंग पूछेगा तो बता दीजिएगा। देखिए ना, इधर में कितने हाइड्रोजन है? 12 दूना 24 गो है, इधर में 12 गो, यहाँ 12 गो, यहाँ 24 गो हो गया। ये बैलेंस वाला भी आपसे पूछता है, रिएक्टेंट साइड में क्या होगा और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन पर ध्यान देते हैं। हाँ, यूपी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्यों नहीं, यूपी वाले भी फाइट कर सकते हैं। स्टेट के आपका स्टेट गवर्नमेंट जो रिक्तियां निकालती है, अदर स्टेट के लिए भी तो है। अगला सवाल है, अगला सवाल 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जल्दी बतलाइए आप लोग, एकदम जल्दी जल्दी बतलाइए, मैं आपसे जवाब चाहता हूं इसका। मैं आपसे इसका जवाब चाहता हूं, जल्दी जल्दी बतलाइए आप लोग। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा अधातु है? अधातु का मतलब नन मेटल, नन मेटल पूछ रहा है, नन मेटल। कहिएगा बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कहिएगा बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जितना भी इनर्ट गैस होता है वो सब का सब हमारा अधातु में ही आता है। तब कोबाल्ट हो गया, ये धातु हो गया, ये भी हमारा धातु हो गया, ये हमारा हो गया अधातु हो गया, ये हमारा अधातु, ये हमारा हो गया धातु। ये अधातु में फ्लोरीन है, अधातु में कौन है? फ्लोरीन है। और फ्लोरीन में देखिएगा
तो इसका 9 होता है, 2 और 7 होता है, इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। और सही बात है, अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रायः, लेकिन अक्रिय गैस भी अधातुओं की श्रेणी में आती है। क्या आंसर आ रही है आप लोगों का? सी नंबर ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है निर्जलीकरण। अरे भैया, निर्जलीकरण का मतलब कि पानी सोखना नहीं, उसमें निर्जलीकरण का मतलब कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी को सोख लेता है उसको प्रस्वेदन पदार्थ कहते हैं। प्रस्वेदन पदार्थ कहते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जैसे में कैल्शियम क्लोराइड ये नमी को सोख लेता है। अरे यही चीज ना रहता है सिलिका जेल कहलाया, इसी को सिलिका जेल कहिएगा। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में यही ना होता है, जो नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को कहते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल। और याद रखिएगा, बोतल आपका दवा की बोतल में ये रहता है, दवा की बोतल, दवा की बोतल में, दवा की बोतल में नमी को सोखता है, नमी को सोखने के लिए, नमी को सोखने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, सिलिका जेल। यह सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला सवाल बताइए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल। परमाणु के केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर ये बताइएगा, नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया, इस तरह से यहां पर हो गया ये नाभिक, ये नाभिक हो गया, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस कहा जाता है। ये बताइएगा, इसमें के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, यहाँ पर n बराबर 1 हो गया, n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3 हो गया, n बराबर 4 हो गया। तब बताइएगा, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बिना ऊर्जा खोए वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, ये किसने कहा था? बोर ने कहा था, नील्स बोर। ये किसने कहा था? बोर साहब बताए थे। अरे बोर साहब बताए थे, बोर साहब बताए थे, रदरफोर्ड नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। कहिएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक का खोज, नाभिक का खोज, न्यूक्लियस का खोज किया था, ये न्यूक्लियस का खोज किया था, खोज। यहां पर होगा रोंटजन साहब एक्सरे का खोज किए थे, एक्सरे का खोज किए थे, लेकिन ये बात बतलाने का श्रेय नील्स बोर साहब को जाता है, नील्स बोर। इसलिए गलती कभी नहीं करना है, गलती नहीं करना है, गलती कर बैठे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती नहीं करनी है, इतना समझ लीजिए आप। चलिए, वेग समीकरण, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? सुनिए, ये गति समीकरण है। गति के समीकरण में आप लोग देखिएगा, गति समीकरण में आप लोग देखिएगा तो गति समीकरण में पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा हो गया हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होती है। तो ये 3 गो समीकरण है, और तीनों समीकरण में अलग अलग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। याद रखिएगा, बस एक ही तरीका है याद करने का, ये गति समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले सिंपल फॉर्म में लिख दीजिएगा, आसान बड़ वेग। तो ये किसके किसके बीच में, एस माने स्थिति और टी माने समय, तो स्थिति समय स्थिति समय संबंध को बतलाएगा। और ये किसको बतलाएगा? तब वेग और स्थिति, वेग स्थिति संबंध को ये बतलाएगा। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, तब वेग और समय है, हाँ वेग और समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आया ना सब लोगों का ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी नहीं आया? आया ऑप्शन नंबर बी। मैं बार बार मैं इस चीज को नोट कर रहा हूं आपके लिए कि आप लोग पहले सिंपल इक्वेशन लिख दीजिएगा, कुछ नहीं है,
सिंपल इक्वेशन लिख दीजिएगा, शुरू वाला लेटर क्या है, अंतिम लेटर क्या है, उसी के बीच के संबंध को ये बतलाएगा। तो बताइएगा, यहां पर हो गया बेग समय, बेग और समय ये इक्वेशन है, भी माने बेग और टी माने समय हो गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर स्थिति समय के लिए होगा। अब होने वाला है अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में अगला सवाल बहुत जल्दी बतलाइए, सब लोग बतलाइए, जो सबसे कमजोर स्टूडेंट है वो भी बतलाएगा, इसको ध्यान से पढ़कर जल्दी बतलाइए एकदम ये क्वेश्चन बता दीजिए, आप लोग एकदम सफलता गेन कर लीजिए। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान एकदम आसान एकदम आसान जल्दी बतलाइए, फटाफट बतलाइए। जल्दी 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 मेरे सिपाहियों जल्दी बतलाइए। सिपाही से आपको अधिकारी बनना है, पुलिस बनना है, एसआई का वर्दी पढ़ाना चढ़ाना। निम्नलिखित में से सही कथन है, तेल पानी में मिल जाता है। अरे भैया, तेल पानी में कहां मिलता है, नहीं मिलता है, उस पर तैरने लगता है। तेल पानी में नहीं मिलता है, तैरता है। स्टोन माने पत्थर पानी में घुल जाता है, गलत है। पत्थर पारदर्शी, अरे भैया पत्थर कहां से पारदर्शी, पत्थर अपारदर्शी, कांच पारदर्शी, गलत। चीनी पानी में घुलनशील है, सही बात है, चीनी पानी में घुलनशील होती है, चीनी पानी में घुलनशील है, जो कि सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये। किलोवाट घंटा, सुनिए, अगर शक्ति के साथ में समय का गुणनफल है, अगर शक्ति के साथ में समय का गुणनफल है, अगर शक्ति के साथ में समय का गुणनफल है तो वो ऊर्जा का मात्रक होती है। तो याद रखिएगा, किलोवाट घंटा, याद रखेंगे, एक किलोवाट घंटा, तो कहिएगा 1000 वाट, 1000 वाट और गुने कह दीजिएगा 3600 सेकंड होती है, 3600 सेकंड, और वाट गुने सेकंड जूल के बराबर होता है। तो 36 गुने 10 का पावर 5 जूल होती है ये। और जूल किसका यूनिट होता है, ऊर्जा का, या यही कह दीजिएगा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होती है। यही ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट ऊर्जा, 1 यूनिट ऊर्जा होता है। और यही होता है 1 BOT, बिजली कर्मचारी जो रीडिंग ले जाता है वो BOT में, या 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होती है, ये इतना जूल होती है। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। और सही बात है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। त्वरण का इकाई क्या होता है, मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का वाट होता है, और नहीं तो जूल बटा सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होती है। और ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है, और नहीं तो जूल होती है। किलोवाट घंटा होगा, जूल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा ऊर्जा का। तो बताइएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ गया। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होती है। तब मैं आप लोगों का टेस्ट ले लिया हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यह बात समझ लीजिए कि इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने आपका टेस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं लिए हो, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को मैंने आपको क्रैक करना है, और 25 क्वेश्चन मेरे साथ रहकर आप लोग क्रैक कीजिएगा। इतना दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि क्रैक करना है तो क्रैक करना है, वर्दी पहनना है तो पहनना है, क्योंकि वर्दी किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो पढ़ेगा वो नौकरी लेगा, वो वर्दी पहनेगा, इतना समझ लीजिए आप। वर्दी किसी के बाप की बपौती नहीं है, इतना समझ लीजिए। जो पढ़ेगा वो नौकरी लेगा, आज नौकरी लेगा तो नौकरी लेगा वो, इतना समझ लीजिए आप लोग। और पढ़ना पड़ेगा आपको,
आपको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेना ही पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक जो आपके अंदर जो ज्वाला झलक रहा है, जो ज्वाला जल रही है, उसको एकदम जलाते रहना है, नौकरी लेकर रहना है। ये संकल्प लीजिए आप लोग, क्योंकि कलम के माध्यम से आपको क्रांति लिखनी है और कलम के वजह से ही आप सफलता गेन कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कल हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर। फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग का मात्रक और बीमा से क्वेश्चन आएगा आपका, और मात्रक और बीमा को हम लोग आपको कल भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे आपको पढ़ाएंगे। कल हम लोग शुरू कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि क्या आप लोग रिजल्ट दे देंगे ना, साइंस का क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा। 22 क्वेश्चन को जो मैंने डील किया हूं तो आप लोगों में से मैक्सिमम को ये बात समझ में आया होगा कि हाँ किस ढंग से आपको पढ़ना है और किस ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए आप लोग, क्या आप लोग को कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप लोगों को पीडीएफ के एथी पर भी गया होगा, आप लोग देखे भी होंगे। और आप लोग पढ़िए, एकदम ईमानदारी से पढ़िए, रिजल्ट होगा। फिर मैं कल मिलूंगा। जय हिंद, जय युवा, जय सिपाही।